नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। बिहार सरकार की टेंशन हुई दूर, जातिगत सर्वेक्षण मामले में अपने दावे से पलटी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। आज लॉन्च होगा भारत का पहला सूर्य मिशन, सूरज के लैग्रेंज बिंदु 1 पर स्थापित होगा आदित्य L1। अमेरिका ने भेजा था पहला सूर्य मिशन। चंद्रयान 3 ने दी गुड न्यूज, चांद पर मिले ऑक्सीजन के सबूत, अब हाइड्रोजन की तलाश जारी। ब्रिक्स समूह का बढ़ा दायरा, समूह में शामिल हुए 6 नए देश, कुल 23 देशों ने किया था आवेदन। और CME बना भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन, ऊर्जा उत्पादन क्षमता हुई 7 मेगावाट, कई जरूरतें होंगी पूरी। चलिए अब खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। बीते दिनों बिहार में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। अब केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर उसका जवाब दिया है। दायर हलफनामे में सरकार ने कहा है कि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र के ही पास है। केंद्र ने दावा किया है कि जनगणना एक वैधानिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा शासित होती है। हलफनामे में यह भी लिखा था कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को जनगणना या इससे मिलती जुलती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। लेकिन बाद में केंद्र ने अपने इस दावे को हलफनामे से हटा दिया। इसके बाद माना जा रहा है कि जातिगत सर्वे पर बिहार सरकार को अब किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में पहले ही कह चुकी है कि यह जनगणना नहीं बल्कि एक सर्वे है। इसके बाद ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को सर्वे के लिए हरी झंडी दी थी। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जनगणना का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रविष्टि 69 के तहत संघ सूची में शामिल है, इसलिए राज्य सरकार के पास किसी जनगणना का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 में उल्लेखित है कि जनगणना केंद्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार उन समस्त राज्य क्षेत्रों में या उनके किसी भी भाग पर जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है वहां जनगणना करा सकती है। जब कभी केंद्र सरकार जरूरी समझे वो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जनगणना करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी। इसके पश्चात ही जनगणना की प्रक्रिया आरंभ की जा सकेगी। वहीं संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, जिनमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची शामिल है। गौरतलब है कि काफी विवाद के बाद जाति आधारित सर्वे का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया था। पटना हाईकोर्ट की ओर से क्लीन चिट मिलने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया था। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्जिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से लिंग परिवर्तन कराने को संवैधानिक अधिकार माना है। एक दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ऐसा माना है। अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को SRS यानी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए अनुमति मांगने वाली एक महिला कांस्टेबल के आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक उसमें पुरुष व्यक्तित्व के सभी लक्षण मौजूद हैं और इस आधार पर लिंग परिवर्तन की अनुमति दी जाए। अपनी याचिका में पुलिस कांस्टेबल ने दावा किया है कि वो जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित है। दरअसल जेंडर डिस्फोरिया एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के प्राकृतिक लिंग तथा लैंगिक पहचान के बीच बेमेलता की भावना को दर्शाता है। वहीं लैंगिक पहचान ये जानने की व्यक्तिगत समझ है कि व्यक्ति किस लिंग से संबंधित है तथा वो खुद को किस रूप में देखता है। अपने फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया। नालसा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। नालसा द्वारा दायर याचिका में भारत में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। साथ ही भारतीय संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों की भी पुष्टि की। 2014 के फैसले में अदालत ने माना कि ट्रांसजेंडर लोगों को यह हक है कि वो अपने अनुसार लिंग का चुनाव कर सकते हैं। फैसले में शीर्ष अदालत ने लिंग पहचान को किसी व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न हिस्सा बताया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आत्मसम्मान विवाह को लेकर अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7A के तहत अधिवक्ताओं द्वारा आत्मसम्मान विवाह कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के साथ ही साल 2014 में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को रद्द कर दिया। दरअसल वर्ष 2014 में मद्रास हाईकोर्ट में इलावरासन नामक एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि विवाह के बाद उनकी पत्नी जब अपने मायके गई तब महिला के माता पिता ने उसे पति के पास नहीं जाने दिया। ऐसे में याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के माता पिता पर उनकी पत्नी को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाया। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने वकील द्वारा जारी आत्मसम्मान विवाह प्रमाण पत्र को अस्वीकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण की अपील खारिज कर दी। इसके बाद इलावरासन ने शीर्ष अदालत का रुख किया। गौरतलब है कि आत्मसम्मान विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में साल 1967 में संशोधन कर जोड़ा गया था। वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। इस संशोधन के तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 7A को जोड़ा गया। हालांकि इसका विस्तार केवल तमिलनाडु राज्य तक था। आपको बता दें कि धारा 7A आत्मसम्मान और धर्मनिरपेक्ष विवाह पर विशेष प्रावधान से संबंधित है। ये कानूनी रूप से किन्हीं दो हिंदुओं के बीच किसी भी विवाह को मान्यता देता है। इसे स्वयंवरिया थाई या सेर थिरुथा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के विवाह रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न होते हैं। इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को उनकी समझ में आने वाली भाषा में पति या पत्नी घोषित करते हैं। इसके अलावा विवाह में प्रत्येक पक्ष एक दूसरे को माला पहनाता है या दूसरे की उंगली में अंगूठी डालता है या मंगल सूत्र बांधने जैसी रस्में निभाता है। ऐसे विवाह को कानून के अनुसार पंजीकृत करना आवश्यक होता है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो ने सूर्य मिशन की लॉन्चिंग डेट का ऐलान किया है। इसरो द्वारा यह मिशन आज यानी 2 सितंबर को लॉन्च किया जा रहा है। आदित्य L1 नामक ये मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत अंतरिक्षयान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 यानी लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। इस कक्षा की पृथ्वी से दूरी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है। आपको बता दें कि सूर्य अध्ययन के लिए L1 बिंदु एक खास कारण से चुना गया है। दरअसल L1 बिंदु के प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देख सकते हैं। साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य से निकलने वाला और पृथ्वी की ओर जाने वाला प्रत्येक तूफान L1 से होकर गुजरता है। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित वो बिंदु हैं जहां दो अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपको बता दें कि लैग्रेंज बिंदुओं के नाम गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखे गए हैं। मौजूदा समय में L1, L2, L3, L4 और L5 5 लैग्रेंज बिंदु हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इन बिंदुओं का प्रयोग प्राय अंतरिक्षयान द्वारा अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। असल में हमारे सौरमंडल के मुखिया सूर्य के अध्ययन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई तथ्यों को उजागर किया जा सकता है। गौरतलब है कि सौर मौसम का प्रभाव सौरमंडल में ग्रहों और उपग्रहों पर पड़ता है। इस मौसम में परिवर्तन से कई ग्रहों और उपग्रहों की कक्षाओं में बदलाव आ सकता है। आपको बता दें कि भारत से पहले अमेरिका, जर्मनी और यूरोप सूर्य अध्ययन के लिए अंतरिक्ष मिशन भेज चुके हैं और पहला सूर्य मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 1960 में पायनियर के नाम से भेजा था। 23 अगस्त को इतिहास रचते हुए भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इस दिन को भारत सरकार ने नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। साथ ही जहां चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने सॉफ्ट लैंडिंग की है, उस स्थान का नामकरण भी किया गया है। लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। गौरतलब है कि भारत से पूर्व अमेरिका, रूस और चीन भी चांद पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। लेकिन पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश है। भारत से पहले कई देशों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बीते दिनों रूस का लूना 25 भी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया था। दरअसल चंद्रमा अपनी धुरी पर करीब 1.5 डिग्री झुका हुआ है और इसके कारण चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों में अंधेरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार चांद का जो क्षेत्र स्थायी रूप से छायाग्रस्त है, वहां पानी होने के संकेत प्राप्त हुए हैं। चूंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव अब तक अछूता रहा है, इसलिए वैज्ञानिक इस क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते हैं और यही वजह है
कि कई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाना चाहते हैं। उधर इसरो ने चंद्रयान-3 से जुड़ा नया अपडेट साझा किया। इस नई जानकारी में चांद की सतह पर कई प्रकार के रासायनिक तत्व होने की पुष्टि की गई है। प्रारंभिक अध्ययन में चंद्र सतह पर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की मौजूदगी का दावा किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन रासायनिक तत्वों की सहायता से चंद्र सतह की मौलिक संरचना को समझने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए चंद्रमा की सतह पर सल्फर का मिलना कई खगोलीय घटनाओं की ओर इशारा करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखीय गतिविधियों में उत्पन्न होता है। चंद्रीय सतह पर इसकी उपस्थिति चंद्रमा की उत्पत्ति की गुत्थी सुलझाने में सहायक हो सकती है। इसके अलावा चास्टे यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के थर्मल गुणों का अध्ययन किया गया। इस उपकरण के माध्यम से चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान की जांच की गई है। ये यंत्र चंद्रमा की सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। चंद्रीय सतह के 10 सेंटीमीटर नीचे तक तापमान में भिन्नता दर्ज की गई है। ग्राफ में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी की जांच हुई है। हाल ही में भारत सरकार ने घरेलू चावल के निर्यात से संबंधित एक बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पीछे घरेलू चावल की कीमतों पर लगाम लगाना और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना मकसद था। हालांकि वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत ने यह प्रतिबंध हटा भी लिया। सिंगापुर, भूटान और मॉरिशस को भारत ने चावल निर्यात करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पारबॉइल्ड चावल के निर्यात पर निर्यात शुल्क 20% लगा दिया है। गौरतलब है कि 45% हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। भारत ने वित्त वर्ष 2023 में $2.2 बिलियन के गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात किया। आपको बता दें कि विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। वहीं सूची में चीन पहले स्थान पर है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में वर्ष 2022-23 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 1308.37 लाख टन अनुमानित है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 13.65 लाख टन अधिक है। बीते 22 से 24 अगस्त को जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के अंत में ब्रिक्स के 6 नए देशों के नामों की घोषणा की गई। ये देश सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया और अर्जेंटीना हैं। जनवरी 2024 से इन देशों को समूह में शामिल किया जाएगा। नए देशों को शामिल करने का उद्देश्य विकासशील देशों का एक मजबूत गठबंधन विकसित करना है, साथ ही ब्रिक्स समूह का विस्तार करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 23 देशों ने ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जिनमें सिर्फ 6 देशों का चयन किया गया। इन 6 देशों का चयन ब्रिक्स विस्तार प्रक्रिया सिद्धांतों, मानदंडों और प्रक्रियाओं पर सदस्य देशों की आम सहमति के बाद किया गया है। हालांकि इन विशिष्ट मानदंडों के बारे में अभी पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान दुनिया के 3 सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में ब्रिक्स दुनिया की लगभग 40% आबादी और जीडीपी के 1/4 से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। ये दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का संक्षिप्त रूप है। पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल किया गया और इसके बाद समूह का नाम ब्रिक्स रखा गया। हाल ही में पुणे स्थित सीएमई यानी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन या सैन्य गठन बन गया है। सीएमई की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता अब 7 मेगावाट हो गई है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं द्वारा सीएमई में कई परियोजनाओं को शुरू किया गया है। सीएमई में 7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 चरणों में पूरा किया गया है। इसके अलावा इसमें और भी कई पायलट परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि खाना बनाने के लिए सौर भाप खाना संयंत्र और उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए रेट्रोफिटिंग उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण की स्थापना करना। 7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का पहला चरण सीएमई की दिन की आवश्यकता को पूरा करता है। इस चरण को साल 2021 में 2 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ शुरू किया गया था, जबकि दूसरे चरण को 5 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ शुरू किया गया। ये चरण भारत सरकार के राष्ट्रीय सौर मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। महाराष्ट्र राज्य बिजली ग्रिड से जुड़ा 5 मेगावाट संयंत्र सीएमई में उत्पन्न बिजली को राष्ट्रीय स्तर पर खपत करना संभव बनाता है।
इस तरह पारंपरिक थर्मल पावर पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की उपलब्धि सुनिश्चित की गई है। पर्यावरण वेधशाला रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया भर की सेनाओं का वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 5.5% योगदान है। आपको बता दें कि सीएमई को 1948 में सशस्त्र बलों के एक प्रमुख संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। यह संस्थान भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी रैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। यह संस्थान राष्ट्रीय महत्व का होने के कारण तकनीकी प्रगति के विभिन्न पहलुओं में सहायक है। हाल ही में हुए एक शोध में चक्रवातों की उत्पत्ति से जुड़े एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। भारतीय क्षेत्र में इसकी बारंबारता में वृद्धि की संभावना जताई गई है। असल में आमतौर पर 20 से 30 वर्ष की अवधि के बाद ही चक्रवात की घटना दोहराई जाती है, लेकिन शोध में दावा किया गया है कि निकटतम भविष्य में 2 तूफानों के बीच समय अवधि में कमी देखने को मिल सकती है। ये शोध नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल द्वारा प्रकाशित किया गया है। शोध में पीडीओ यानी पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन और ग्लोबल वार्मिंग को इसका कारण बताया गया है। अध्ययन के अनुसार साल 1951 से 1980 की तुलना में वर्ष 1981 से 2010 के दौरान भूमध्य रेखीय चक्रवातों की संख्या करीब 43% कम थी। विशेषज्ञों के मुताबिक पीडीओ के सकारात्मक स्तर के कारण ये स्थिति थी। पीडीओ प्रशांत महासागर का एक दीर्घकालिक समुद्री उतार चढ़ाव है जो लगभग हर 20 से 30 वर्षों में बढ़ता और घटता है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में अल्नीनो और लानीना की तरह पीडीओ का प्रभाव देखने को मिलता है। गौरतलब है कि पीडीओ पूर्वोत्तर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को प्रभावित करता है। पीडीओ के मुख्यतः 2 चरण होते हैं, जिसमें गर्म और ठंडा चरण शामिल है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पीडीओ ने ठंडे यानी नकारात्मक चरण में प्रवेश कर लिया है और इसलिए चक्रवातों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। अगर ऐसी ही परिस्थितियां बनी रही तो मानसून के बाद के महीनों में भूमध्य रेखा के समीप अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो सकते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि भूमध्य रेखा के पास चक्रवातों का बनना आमतौर पर दुर्लभ है। हालांकि जब पानी गर्म होता है तो वो अधिक नमी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण चक्रवातों की उत्पत्ति संभव है। एक लंबे अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब इसका असर भी पर्यावरण पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालिया शोध में यह पाया गया है कि अंटार्कटिका क्षेत्र में इस सर्दी के मौसम में बर्फ की मात्रा पहले के मुकाबले कम दर्ज की गई है। ग्लोबल वार्मिंग को इस क्षेत्र के प्राकृतिक पैटर्न में आए बदलाव की वजह बताया जा रहा है। असल में पैटर्न के हिसाब से गर्मियों के दौरान ये बर्फ पिघल जाती है और जब सर्दियों का मौसम आता है तो बर्फ वापस पुरानी वाली स्थिति में लौट जाती है। लेकिन इस बार की सर्दी में अंटार्कटिका की बर्फ वापस उसी मात्रा में नहीं बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ बीते फरवरी में अंटार्कटिका में ग्रीष्मकालीन समुद्री बर्फ की मात्रा भी सबसे कम दर्ज की गई थी। असल में ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्री बर्फ समुद्र और वायुमंडल के बीच इंटरफेस पर मौजूद रहती है। ऐसे में इस बर्फ का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वायुमंडल के निचले स्तर का तापमान कैसा है। चूंकि वायुमंडल का तापमान बढ़ गया है, इसलिए बर्फ जमने की क्षमता कम हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ थर्मोडायनामिकल बर्फ की वृद्धि कम है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के चलते वायुमंडलीय परिसंचरण बदल गया है, जो ध्रुवीय भंवर की बदली हुई स्थिति के माध्यम से अंटार्कटिक समुद्री बर्फ को प्रभावित करता है। ध्रुवीय इलाकों में ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज चक्रीय हवाओं को ध्रुवीय भंवर या पोलर वोर्टेक्स कहते हैं। ये पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र होता है। गौरतलब है कि समुद्री बर्फ के पिघलने के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं। समुद्री बर्फ की उपस्थिति और गुणवत्ता का सीधा संबंध सामुद्रिक प्राथमिक उत्पादन से है। इसका मतलब यह हुआ कि बर्फ में कमी होने के कारण सामुद्रिक उत्पादन में भी कमी आएगी। इससे उच्च पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए कम भोजन का उत्पादन होगा। बताते चलें कि बर्फ के आवरण का कम होना एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को तेज करने में मदद करता है। असल में बर्फ की सतह पर पड़ने वाली सूर्य की अधिकांश किरणें परावर्तित हो जाती हैं, लेकिन पानी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें कम परावर्तित होती हैं, जिससे पानी का तापमान बढ़ जाता है। खेल की विश्व नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW ने हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ या WFI को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। समय पर चुनाव नहीं कराए जाने को इसकी वजह बताया गया। इस निलंबन का असर ये होगा कि अब भारत के पहलवान UWW प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे तो वहां राष्ट्रीय ध्वज के तले नहीं खेल पाएंगे। अगले महीने बेलग्रेड में होने वाले विश्व चैंपियनशिप में भी ऐसा ही होगा।
इतना ही नहीं, अगर इन खेलों में वो स्वर्ण पदक जीत भी जाते हैं तो भारतीय राष्ट्रगान नहीं बजाया जा सकेगा। इसका अर्थ यह है कि खिलाड़ी खेल में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन अब उन्हें UWW ध्वज के तहत खेलना होगा। UWW ने यह कार्रवाई निर्वाचित अध्यक्ष और बोर्ड की अनुपस्थिति के कारण की, जो UWW के नियमों और सदस्यता शर्तों के खिलाफ हैं। UWW ने एथलीटों की सुरक्षा और महासंघ के कामकाज को बहाल करने की आवश्यकता को भी निलंबन का कारण माना है। हालांकि इससे चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2023 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए खिलाड़ी भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से खेलने जाएंगे। इसके पहले पहलवानों के हालिया विवाद के बीच दिल्ली में प्रसारित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप को कजाकिस्तान के अस्ताना में स्थानांतरित कर दिया गया था। आपको बता दें कि UWW का गठन 1912 में किया गया था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तो चलिए खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना अधिनियम 1948 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस अधिनियम की धारा 3 में उल्लेखित है कि जनगणना केंद्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए। 2. अधिनियम के तहत राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद ही केंद्र सरकार जनगणना करवा सकती है। 3. नियमानुसार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जनगणना करवाने का ऐलान केंद्र सरकार करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान विवाह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन के बाद आत्मसम्मान विवाह का प्रावधान जोड़ा गया। 2. आत्मसम्मान विवाह को स्वयं रियाथाई या सेर थिरुथा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। 3. आत्मसम्मान विवाह से संबंधित प्रावधान केवल तमिलनाडु में मान्य हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जा रहा है। 2. सूर्य का अध्ययन करने के लिए यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। 3. इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु 4 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा जाएगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2023 में ब्रिक्स समूह का 16वां सम्मेलन संपन्न हुआ। 2. ब्रिक्स में कुल 7 नए देशों को समूह की सदस्यता प्राप्त हुई है। 3. ब्रिक्स समूह का पहला सम्मेलन साल 2009 में हुआ था। 4. 2012 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हुआ। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। अगला प्रश्न है, पैसिफिक डेकेडल ऑस्किलेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रशांत महासागर का एक दीर्घकालिक समुद्री उतार चढ़ाव है। 2. यह पूर्वोत्तर भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून को प्रभावित करता है। 3. इसके कारण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, उपरोक्त सभी या फिर कोई भी नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में NCERT और यूनेस्को ने कॉमिक बुक लेट मूव फॉरवर्ड का विमोचन किया। यह कॉमिक बुक किशोरों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है और स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम के 11 विषयगत घटकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को समाहित करती है। इनमें भावनात्मक कल्याण, पारस्परिक संबंध, लैंगिक समानता, पोषण और स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम, स्वस्थ जीवन शैली, प्रजनन स्वास्थ्य, इंटरनेट सुरक्षा आदि विषय शामिल हैं। यह पुस्तक 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य कहानी के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन करते हुए समग्र कल्याण को प्राथमिकता देना है। बता दें कि यह स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम यानी SHWP के लक्ष्यों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2018 में आयुष्मान भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था। SHWP शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है।
हाल ही में हैदराबाद ने देश को उसका पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक दिया। इस ट्रैक का नाम हेल्थ वे रखा गया है। इसकी कुल लंबाई 23 किलोमीटर है, जिसके 3 लेन हैं। इस हाईवे की छत पर 16 मेगावाट के सौर पैनल लगाए गए हैं। बता दें कि इसकी प्रेरणा दक्षिण कोरिया के सौर पैनल से निर्मित बाइक हाईवे से ली गई है। मिस्र ने मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डे पर 31 अगस्त से 14 सितंबर 2023 तक सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 23 का आयोजन होने वाला है, जिसमें भारत भी हिस्सा लेगा। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 23 जाट बटालियन की एक टुकड़ी द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि यह तीनों सेनाओं जल, थल और वायु सेना का बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका नेतृत्व यूएस सेंटकॉम और मिस्र सेना द्वारा किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1977 के कैंप डेविड समझौते के दौरान अमेरिका और मिस्र के बीच द्विपक्षीय द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में हुई थी। इस अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 1980 में मिस्र में आयोजित किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा हाल ही में लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जिनमें से लगभग 94.8% भूजल और 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। इसके अनुसार देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। सतही जल योजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। बता दें कि इस रिपोर्ट के लिए वर्ष 2017-18 को संदर्भ वर्ष लिया गया था। हाल ही में BS6 स्टेज 2 के दुनिया के पहले प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को भारत के नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसका निर्माण टोयोटा द्वारा किया गया है। इसका नाम है टोयोटा इनोवा हाइब्रिड कार। यह दुनिया की पहली कार है जो पूरी तरह से एथेनॉल से चलने में सक्षम है। इसे E100 ग्रेड दिया गया है। इस वाहन में फ्लेक्स ईंधन वाले इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी है, जिससे ईंधन दक्षता के साथ इथेनॉल का अधिक उपयोग संभव है। इससे भारत की दूसरे देशों पर ऊर्जा निर्भरता कम होगी। सदियों पुरानी सीताकली नृत्य नाटक लोक कला को पुनर्जीवित करने में कलाकारों को हाल ही में सफलता मिली है। ऐसा माना जाता है कि इस लोक कला की उत्पत्ति केरल शहर के कोल्लम जिले के पेरिनाड में हुई थी। इस कला का प्रदर्शन सबसे पहले लगभग 150 साल पहले वेदार और पुलायार समुदाय के लोगों द्वारा किया गया था। यह नृत्य कला भारतीय महाकाव्य रामायण के कुछ प्रसंगों पर आधारित है। इसके द्वारा सीता की वनवास यात्रा से लेकर अंदरधनम यानी उनके स्वर्ग तक जाने की कहानी को दर्शाया जाता है। इसके प्रदर्शन के दौरान गंजीरा, मणिकट्टा, चिरट्टा और कैमानी वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जो पूरी तरह प्राकृतिक चीजों से निर्मित होते हैं। इसमें कलाकारों द्वारा तड़क भड़क वेशभूषा और मेकअप किया जाता है और राम और लक्ष्मण के पात्रों को हरे रंग में दिखाया जाता है। शुरुआती समय में सीताकली का प्रदर्शन ओणम के हिस्से के रूप में किया जाता था। हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के विजेता शहरों की सूची जारी की गई। स्मार्ट सिटी मिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी और मध्य प्रदेश को शीर्ष राज्य का पुरस्कार मिला। वहीं शहरों में दूसरा और तीसरा स्थान सूरत और आगरा को, जबकि राज्य श्रेणी में तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। चंडीगढ़ ने सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार जीता। विभिन्न श्रेणियों में सतत पुरस्कार को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। बता दें कि यह पुरस्कार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दिया जाता है और इस मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। हाल ही में संपन्न हुई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया। जेवलिन थ्रो में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। जेवलिन थ्रो के फाइनल में उन्होंने 88.17 मीटर की दूरी पर भाला फेंका। साथ ही 3000 मीटर स्टीपल चेस फाइनल में पारुल चौधरी ने 12वां स्थान हासिल किया। इस वर्ष चैंपियनशिप की पदक तालिका के टॉप 3 में अमेरिका, कनाडा और स्पेन ने जगह बनाई। वहीं भारत ने पदक सूची में 18वां स्थान हासिल किया।
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया। यह चैंपियनशिप का 19वां संस्करण था। हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने सफल कार्यान्वयन के 9 वर्ष पूरे किए। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। सरकार के अनुसार जन धन खाते की सहायता से 50 करोड़ से अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है। इन खातों में लगभग 55.5% खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते ग्रामीण अर्धशहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन खातों में संचयी जमा राशि 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा इन खातों में लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड बिना किसी शुल्क के जारी किए गए हैं, जो 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कवर का भी प्रावधान करता है। हाल ही में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2023 रिपोर्ट साझा की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत रैप्टर अर्थात शिकारी पक्षी तेजी से घट रहे हैं। रैप्टर्स की श्रेणी में गिद्धों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल भारतीय गिद्धों की संख्या में करीब 8% कमी दर्ज की जा रही है। वहीं लाल सिर वाले गिद्धों और सफेद सिर वाले गिद्धों की आबादी में भी क्रमशः 5% और 4% की गिरावट दर्ज की गई है। शोध के अनुसार शिखरा, बूटेड ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और ब्राह्मणी काइट जैसी प्रजातियों में बेहद कम गिरावट दर्ज की गई है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।